हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चैप्टर पार्ट ए में डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म करेंगे। वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से भी और जो रेफरेंस बुक से है उससे भी सब कुछ कवर करा दूंगा। सारे नोट्स आपको दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टॉप पे आपको मिल जाएगा। और हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में याद भी कराऊंगा और समझा भी दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, लगभग 45 मिनट तक की वीडियो होगी जिसमें मैं पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर अच्छे से इन डेप्थ में करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग बेसिकली है क्या? लोगों को बताना, दिशा देना कि यार काम कैसे करना है। प्लानिंग के अंदर प्लान बनाया गया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिसोर्सेस और मैन मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया गया, स्टाफिंग के अंदर क्लास जो वैकेंट जॉब पोजीशंस थी उनको फिल किया गया। अब डायरेक्टिंग के अंदर एम्प्लॉयज को काम करना स्टार्ट करना है। डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहां पे एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्टिंग बेसिकली टेलिंग पीपल, लोगों को बताता है व्हाट टू डू और देखता है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कोई गाइडेंस, कोई चेंजेस, कोई मोटिवेशन, कोई लीडरशिप, कोई कम्युनिकेशन इनके बीच इंप्रूव करने की जरूरत करती होती है तो क्लास जो मैनेजर है वो उसको करता है। राइट? एनसीईआरटी क्या कहता है? डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरल प्रोसेस which take place throughout the life of an organization. Dash is the managerial process which takes place throughout the life of an organization. जब तक कंपनी चलेगी ना तब तक डायरेक्टिंग चलता रहेगा। एम्प्लॉयज को गाइड करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। और एक गोल अचीव होगा तो दूसरा गोल बनेगा, उसके लिए डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ओके, डायरेक्टिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला इनिशिएट एक्शन। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर क्लास actual work starts by the giving direction, manager get the work started in the organization. डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहां काम इनिशिएट होता है, जो मैनेजर से वर्कर को गाइड करते हैं, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। आपने देखा वो मोस्टली फीचर्स जो है मैनेजमेंट वाले फीचर्स ही हैं। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजर हैज कंटिन्यूअसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर जो काम करवाता है बॉस, और जो नीचे काम कर रहा है वो है सबऑर्डिनेट। तो जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स को कंटिन्यूअसली गाइड करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। परवेसिव है, हर लेवल, डायरेक्टिंग ना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए है। टॉप, मिडिल, लोअर, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट, हर जगह, घर में, हॉस्पिटल में, प्लेग्राउंड में, हर जगह डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। जहां पे जो सीनियर मेंबर है वो क्लास रेस्ट ऑफ द मेंबर को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है काम कैसे करना है। डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज की ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके। डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट है। इट इन्वॉल्व स्टडी एंड क्लास मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। और डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम आता है। जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, फिर वो अपने नीचे वाले को गाइड करेगा। डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट। तो डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स की बात करें तो एक एक करके बेनिफिट समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प करता है काम को शुरू करने में। The employees in the organization start working only when they get instructions and direction from their superiors. Directing function provide direction to the employees to achieve organization goal. Employees को डायरेक्ट किया जाता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। कीवर्ड क्या है? Helps to start the activities in organization. Organization में एक्टिविटी को शुरू करने में डायरेक्टिंग मदद करता है। Helps to initiate action. डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जोड़ता है। ध्यान रखना, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट जॉब पोजीशन। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अथॉरिटी लिए बैठे हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना सबका गोल एक ही है, सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। बट ऑल द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्टिंग क्या करता है क्लास? उन सबके एफर्ट्स को एक दिशा में, सबके एफर्ट्स को जोड़ के एक दिशा में ले जाने में हेल्प करता है। कीवर्ड्स की बात करें, ब्रिंग टुगेदर एम्प्लॉइज, इट ब्रिंग टुगेदर एम्प्लॉइज वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू क्लास अलग अलग लोगों को एक दिशा में लेके आता है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट
in the organization in such a way that every individual effort contribute to the organizational performance. Same ये क्लास क्वेश्चन जो है CUET 2024 में पूछा गया था और इसमें लिखा है क्या आपको बोला गया था ये कौन सा है, मतलब कौन सा इंपोर्टेंस है डायरेक्टिंग का. 4 ऑप्शन थे, इसमें एक ऑप्शन भी था इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट. डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, ये साफ लिखा है ना, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, ये रहा इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स. हर एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट इंपोर्टेंस है मीन्स ऑफ मोटिवेशन. डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, दिशा देना नहीं है. डायरेक्टिंग का ये भी पर्पस है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो परफॉर्म कर सके. कीवर्ड क्या है? एनकरेज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. डायरेक्टिंग मोटिवेशन भी देता है. हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस. डायरेक्टिंग हेल्प करता है चेंजेस को अडॉप्ट करने में. जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन चेंजेस कैन बी इंप्लीमेंटेड मोर इजीली व्हाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर गाइड सबऑर्डिनेट्स दैट द चेंजेस. देखो डायरेक्टिंग हेल्प करता है किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया हुआ है तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज की उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए. कीवर्ड क्या है? हेल्प्स टू इंप्लीमेंट द चेंजेस बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को कन्विंस करके चेंजेस को इंप्लीमेंट करवाता है. ओके, नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग फंक्शन try to create balance in the organization. Generally when the employees are working at different level they develop different attitude. देखो अलग अलग लेवल पे जब कोई काम करता है ना तो उसका लेवल ऑफ एटीट्यूड अलग रहता है. टॉप लेवल में काम करने वाले बंदे का अलग ही एटीट्यूड होगा और लोअर लेवल पे काम करने वाले बंदे का एटीट्यूड अलग होगा. तो डायरेक्टिंग ना एक बैलेंस क्रिएट करता है. अगर सब लोग अपने अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो गोल कैसे अचीव होगा. तो डायरेक्टिंग कीवर्ड्स क्या है? डायरेक्टिंग क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल. तो टॉप और लोअर लेवल के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करने का काम क्या है? डायरेक्टिंग का काम है. डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप. सुपरविजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सुपरविजन नहीं पढ़ना है. सुपरविजन का बेसिकली मतलब है एम्प्लॉयज को ऊपर से देखना. ऊपर से देखने का मतलब ये नहीं कि छत पे चढ़ जाके देखोगे. सुपरविजन का बेसिकली सुपर और विजन, सबके ऊपर निगरानी रखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना. और वो काम कौन करता है? सुपरवाइजर. कौन से लेवल का मैनेजमेंट होता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये पढ़ना नहीं है हमें, ये 3 पढ़ना. ये 3 पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले मोटिवेशन. आई कांट में से टी हटा दो, आई कैन डू इट. मोटिवेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने रियल में भी कभी फील किया होगा. किसी की बातों से, किसी को देखकर, किसी के बारे में सोच के क्लास आप कहीं ना कहीं अंदर से ना एक पॉजिटिव फील करते हो कि हाँ यार मैं इस काम को करूंगा. एक आग लगती है आपके अंदर कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा, एफर्ट्स डालूंगा, कर लूंगा. तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन. अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना. जब किसी को देखते हो यार मुझे भी ऐसा बनना है, वो होता है इंस्पायर करना, ताकि एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, यानी कि मोटिवेशन आप फोर्स नहीं कर सकते. किसी को मोटिवेट करना सच में बहुत मुश्किल है. आप जबरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते. मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ यार मैं करूंगा. मैं आपको कुछ भी बोल लूं, लेकिन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना वो काम आप कभी नहीं करोगे. कीवर्ड्स क्या है मोटिवेशन का? क्रिएटिंग विल टू डू वर्क. व्हेन एम्प्लॉयज लूज देयर इंटरेस्ट. जब किसी केस स्टडी में एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट को लूज करेंगे तो उस सिचुएशन में एक एलिमेंट यूज किया जाएगा, उस एलिमेंट को बोलते हैं मोटिवेशन. किसका एलिमेंट है? डायरेक्टिंग का. इंप्रूव करता है इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. मोटिवेशन क्लास आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, नए नए आइडियाज लेके आता है आपके माइंड में. इंड्यूस करता है पीपल को बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करने के लिए. साइकोलॉजिकल जो है प्रोसेस है. और मोटिवेशन जो है आपकी नीड के अकॉर्डिंग आता है. अगर मैं आपकी नीड समझ जाऊं और उस नीड को पकड़ते हुए आपको मोटिवेट करूं तो आप मोटिवेट हो जाओगे. मतलब मोटिवेशन आता है जरूरत से. आपकी जरूरत क्या है? अगर आपकी जरूरत है अच्छा घर लेना तो क्लास आप कंपनी में अच्छे से मेहनत करो. अगर आपकी जरूरत है अच्छे नंबर से पास होना तो ऑब्वियसली पढ़ाई आप बहुत मेहनत से करोगे ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ. एनसीईआरटी क्या कहता है मोटिवेशन के बारे में? मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट. इंड्यूसमेंट एक्ट है और मूव है इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. यानी कि डिजायर्ड मैनर में एक्ट करो ताकि किसी ना किसी गोल को आप अचीव कर सको. जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको भड़काया जाता है, आपके अंदर एक आग लगा दी जाती है जिससे क्लास आप मेहनत और अच्छे से करते हो. अब मोटिवेशन में 3 टर्म आपको पता होना चाहिए. पहला है मोटिव.
मोटिव मतलब आपका इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज और मूव एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल्स। मोटिव अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल। आपका एक मोटिव होगा, मोटिवेशन तभी आएगा जब मोटिव होगा। मेरा मोटिव है कॉमर्स में इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करा सकूं अच्छे नंबर से, तो यही मेरा मोटिव है और इसके लिए मैं तन मन धन से मेहनत करूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। मैं सारा का सारा काम करूंगा गोल को अचीव करने के लिए। और मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिव लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय से काम कराना है ना, तो एक मोटिवेटर होना चाहिए कि आपको पे करेंगे, बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। इसको बोलते हैं मोटिवेटर्स। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है मोटिवेटर्स, क्या क्या है, तो ये लाइन आ सकती है, लिखी हुई, आपको पहचानना है ये मोटिवेटर है, मोटिवेशन है, मोटिव है या क्या है, तो इसको बोलते हैं मोटिवेटर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज ध्यान रखना। और ये एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखना, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मूव है, इंड्यूस किया जाता है, आग लगा दी जाती है इंसान के अंदर कि हाँ यार मैं मेहनत करूंगा। वो बिल्कुल एक तरीके से ना स्ट्रांग अंदर से फीलिंग आती है, एक मतलब कि अपने जो भी बेस्ट एफर्ट है ना, वो बेस्ट एफर्ट वो क्लास दे सकता है मोटिवेशन, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो। फीचर्स की बात करें, बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन का मेन एम ही किसी गोल को अचीव करना है, उसी के लिए हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो गोल ओरिएंटेड है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार का काम नहीं है। एक गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करोगे, फिर दूसरा गोल आएगा, उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जैसे 10th पास होने के लिए अपने 10th वाले टीचर से मोटिवेशन लिया, 11th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, CUET में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। मोटिवेशन चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। ये इंटरनल फीलिंग आप फोर्स नहीं कर सकते, अंदर से आता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या है? आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप अच्छा काम करोगे, दिस इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। तो अगर आपको डर है कि यार पापा बहुत मारेंगे मगर मैं पास नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। रिवॉर्ड मिलेगा, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। काम दोनों से होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी कई बार काम करता है और पॉजिटिव मोटिवेशन भी काम करता है। मोटिवेशन चेंज होता है एम्प्लॉयज की नीड के अकॉर्डिंग। अगर एम्प्लॉयज की नीड अलग है तो मोटिवेशन अलग है। जैसे किसी बच्चों को मोबाइल फोन बहुत पसंद है, वो चाहता है कि मैं एक आईफोन खरीदूं, तो आपके पापा अगर आपको ये बोलेंगे, आपके पेरेंट्स गार्डियन आपको ये बोलेंगे कि इस बार 12th में अगर 80% से ऊपर लेके आए तो हम आपको नया आईफोन ला के देंगे। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे कि भैया हमें कटा हुआ सेब वाला फोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो शायद आपके अंदर आग लग जाए, आप मेहनत करो। लेकिन आपको मोबाइल फोन का शौक ही नहीं है और फिर कोई बोले कि भी फोन मिलेगा मेहनत करो, तो शायद आप इतने अच्छे से मेहनत नहीं करोगे। तो आपका जो गोल है, आपकी जो नीड है, जो आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको मोटिवेट किया जाना चाहिए। और मोटिवेशन इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए क्लास में एक लाइन लिखी है, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजेनियस। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, सब एक जैसे नहीं है, सबका गोल अलग अलग है, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, सबका परसेप्शन रिएक्शन अलग अलग है। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल मेंबर्स। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ है। किसी को मोटिवेट करना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, परसेप्शन रिएक्शन अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि आप मोटिवेट करोगे तो सबका रिजल्ट सेम आएगा, कुछ होंगे मोटिवेट, कुछ नहीं होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन प्रोसेस, एनसीईआरटी से मैंने मोटिवेशन प्रोसेस ले लिया, आपको आगे भी काम आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, CUET में, हर जगह। तो मोटिवेशन की प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? अनसेटिस्फाइड नीड। मोटिवेशन कहां से आता है? थके हारे हो, निराश हो, अनसेटिस्फाइड नीड है, और उससे टेंशन आती है। फिर ड्राइव्स, यानी कि क्लास किस तरीके से उस टेंशन को दूर किया जा सकता है। सर्च बिहेवियर, क्या ऐसा बिहेवियर में करें ताकि मोटिवेशन जो है, ताकि क्लास वो जो प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो खत्म हो सके। फिर आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिर टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिडक्शन। कहानी की तरह याद करना। सबसे पहले कोई नीड सेटिस्फाई नहीं है, नीड पूरी नहीं हो रही, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, फिर वो टेंशन होगी। जब टेंशन होगी तो मैं ढूंढूंगा कि यार कैसे कैसे इस भूख को मिटाई जा सकती है, दिस इज कॉल्ड ड्राइव्स। और फिर सच बिहेवियर, फिर मैं अपने बिहेवियर को उस तरीके से चेंज करूंगा। लाइक मुझे भूख लगी है तो मैं देखूंगा कहां कहां काम मिल सकता है मुझे, फिर मैं वहां पे काम करूंगा। सर्च बिहेवियर, अपने बिहेवियर को चेंज करूंगा, काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी नीड पूरी हो जाएगी, नीड पूरी हो जाएगी तो मेरी जो टेंशन थी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। कहानी की तरह सबसे पहले क्या है मुझे बताओ? अनसेटिस्फाइड नीड, उससे टेंशन क्रिएट होगी, फिर ड्राइव, फिर सर्च बिहेवियर, फिर नीड पूरी हो जाएगी, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लासेस में 6 पॉइंट है, वो ध्यान रखना।
अच्छा, अब आते हैं क्लास मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ये मैस्लो साहब हैं, इन्होंने एक हिरार्की थ्योरी दी थी, नीड हिरार्की थ्योरी। इन्होंने ये कहा था कि इंसान की नीड को देखते हुए उसे मोटिवेट करो, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। नीड और डिजायर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन, बिकॉज एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स, एंड इफ द नीड्स आर फुलफिल कंप्लीटली देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट। ये भी कहते हैं कि अगर आपने नीड को पूरी कर दी तो भैया फिर उसे मोटिवेट नहीं कर पाओगे। सारी नीड पूरी हो गई तो वो काय बात का मोटिवेशन होगा? जो चाहता था सब कुछ मिल गया उसको, फिर तुम उसको काम नहीं करा सकते मोटिवेट करके। मैस्लो ने कुछ अजम्पशंस दिए थे नीड हायरार्की थ्योरी के लिए। सबसे पहले, लोग जो बिहेव करते हैं ना, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, और सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। तुम्हारी जरूरत क्या है? अगर किसी को गाड़ी का शौक है ना, आप उसको बोलो काम अच्छे से करो, फिर आपको गाड़ी मिलेगी, तो वो काम अच्छे से करेगा। तो जो आपकी नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मोटिवेट किया जाए तो आपके बिहेवियर में क्लास एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। पीपल नीड्स आर हिरारिकल ऑर्डर, और जो नीड है वो हिरारिकल ऑर्डर है, लाइन बाय लाइन पूरी होनी चाहिए नीड। आखिरी नीड को पहले पूरी नहीं करनी, नीड को धीरे धीरे पूरी करनी और धीरे धीरे उससे काम कराना है। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट पर्सन। अगर नीड पूरी हो गई ना, अगर कोई भी नीड पूरी हो गई, जैसे आपकी भूख क्या है? गाड़ी की, आपको गाड़ी मिल गई, नीड पूरी हो गई, तो फिर दोबारा आप गाड़ी से मोटिवेट नहीं होगे, फिर आपको क्लास और बड़ी चीज देनी पड़ेगी, सुपर कार का आपको लालच देना पड़ेगा कि काम करो आपको सुपर कार मिलेगी। फिर वो नीड पूरी हो गई तो फिर आपकी एक और नीड आ जाएगी। तो नीड एक बार पूरी हो जाती है तो आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता उसी चीज के लिए, फिर आपको एक हायर लेवल ऑफ नीड की तरफ ले जाना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए। A person moves to next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied। तो lower need पूरी होगी तभी उसको क्लास ऊपर की तरफ भेजना है। अगर रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा तो फिर उसको सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ से दोगे? तो मैस्लो ने जो नीड हियरार्की थ्योरी में 5 नीड बता रखे, देयर आर 5 नीड्स अकॉर्डिंग टू द मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने 5 नीड बताई है और बोला लाइन बाय लाइन इन नीड्स को पूरी करो, जिसमें सबसे पहली नीड है क्लास फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। किसी भी इंसान की जो पहली चीज होती है ना, जो चाहिए उसे कंपनी से, हंगर, थ्राइस्ट, शेल्टर, स्लीप एंड सेक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज नीड्स। ये मैंने क्लास बेसिक नीड बता रखा है, जो एनसीईआरटी से उठा के बताया है। These need includes basic requirement for survival and maintenance of human life. These needs include basic requirement for survival and maintenance of human life. These are food, shelter and clothing. Physiological need जो है वो satisfy किससे होगा? Monetary incentive से। भाषण देने से भूख नहीं मिटेगी, आपको क्लास जो monetary incentive है, पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको उसको पे करो, पे अच्छी रखो ताकि क्लास अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी हम बात करते हैं दो सेफ्टी की, फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी। आज उसे रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है आपकी कंपनी में, उसको सेफ, उसको अश्योर फील कराओ कि तुम्हें नियर फ्यूचर भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। वंस द प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल, देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर दैट फ्यूचर ऑल्सो उनको क्लास जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरा हो सके फ्यूचर में भी। समझ रहे हो? जहां वो काम कर रहे हैं वहां उनकी जान को खतरा ना हो, आज रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो कल भी सेफ हो, फ्यूचर भी उनका सेफ हो कि कल भी उनको मिलेगा। इसके लिए पेंशन, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, जॉब सिक्योरिटी, ये सब आप दे सकते हो। फिजिकल एंड इमोशनल हार्म एग्जांपल्स, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एक्सेट्रा, ये सारी चीज किसके अंदर आती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पहचानना पड़ेगा ये कौन सी नीड है। तो पहला रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी सेकंड नीड है। थर्ड नीड जो है वो है सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस नीड। फिर वो सबसे घुल मिलना चाहता है, एक नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ग्रुप ये बनाना चाहता है। इट मींस नीड ऑफ लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एक्सेट्रा। टू फुलफिल सोशल नीड द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क। तो नीड को पूरा करने के लिए मैनेजर गेम्स करवाता है, टीम वर्क कराता है, टूर पे ले जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाता है, एक साथ सेलिब्रेशन करवाता है, बहुत सारी चीजें कराता है कि एम्प्लॉय एक दूसरे से मिल सके, घुल मिल सके और उनके बीच में भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन सके। फिर है स्टीम नीड। स्टीम का मतलब पीयर रिकग्निशन, रेस्पेक्ट। इंसान को पैसा कमा लेता ना, उसको इज्जत चाहिए। फिर दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। व्हेन द अबव 3 नीड्स आर satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. It can be satisfied through non monetary incentives. non monetary incentives देके क्लास आप उसको, उसकी ये नीड को पूरा कर सकते हो, स्टीम नीड। अगला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। स्टीम नीड मतलब रेस्पेक्ट, उसको एक औहदा दो, उसको एक रैंक दो, एक पोस्ट दो उसको, है ना, उसको एक डेजिग्नेशन दो आप। अगला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
लाइफ में जो बनना चाहता है, अगर वो एक बार को बन गया, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ. वंस द एम्प्लॉयज बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम, इट मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड. एग्जांपल, व्हेन अ सोल्जर फेसेस ब्रेवली द बुलेट ऑफ एन एनिमी, ही सीम्स टू रियलाइज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जब क्लास जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, जिनकी वजह से हम घर पे सेफ फील करते हैं, जब वो छाती पे गोली खाते हैं ना कि हाँ यार हम शहीद हो गए देश के लिए, वो एक तरीके से उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कि यार हम देश के लिए जो है वो शहीद हो गए. तो जो एक एग्जांपल है, ऐसे कंपनी में बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय, सबका गोल अलग अलग होता है. तो जो लाइफ में बनना चाहते हो, जो आपका एम है, अगर आप वहां पहुंच गए ना एक बार, तो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरा हो गया और फिर आपको मोटिवेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा. फिर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते. जो बनना चाहे वो बन गए, तो क्यों मोटिवेट हो गए? अब मोटिवेशन देने के लिए ना हमें इंसेंटिव देने पड़ते हैं वर्कर्स को. कई बार वर्कर बातों से मोटिवेट नहीं होता, इंसेंटिव देने पड़ते हैं. इंसेंटिव दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. अगर आप फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करो, जहां पे मनी इन्वॉल्व हो, जब किसी को मोटिवेट करने के लिए पैसों का सहारा लेना पड़े, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव. बिना पैसे के अगर आप वर्कर को मोटिवेट कर रहे हो, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव. तो सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस. इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी. इसको डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं क्लास, ठीक है, महंगाई भत्ता. एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी तब भी मिलेगा जब हर साल उसकी थोड़ी थोड़ी सी सैलरी बढ़ती चली जाएगी. सेकंड इज प्रॉफिट शेयरिंग. इन दिस द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इज if and class if ye- if and if the profit exceed that percentage, then surplus profit is distributed among the employees. तो कंपनी करती क्या है प्रॉफिट शेयरिंग में? कहती है भी हमें तो 5 करोड़ का मुनाफा कमाना है, उससे ऊपर जितना भी मुनाफा होगा हम एम्प्लॉय में बांट देंगे. मान लो क्लास 5 करोड़ 75 लाख का मुनाफा हो, तो ये 75 लाख एम्प्लॉयज में बढ़ जाएगा. इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग. तो एम्प्लॉयज कोशिश करेंगे कि 5 करोड़ से जितना भी ज्यादा अच्छा कर सकें, वो सारा हमें बढ़ जाएगा. तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगला है बोनस. वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट है. साल भर में एनुअल डे पे, दिवाली पे, किसी क्लास न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाले डे पे कंपनी आपको वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट देती है, उससे भी एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन. इसको बोलते हैं, ये एक ऐसा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहां वर्कर को ऐसा लगता है कि हम मालिक हैं. यहाँ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ वो उन्हें मालिक वाला फील नहीं आता. लेकिन यहाँ पे क्लास कंपनी अपने शेयर्स को, ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अकाउंट्स में अगर सुना हो तो, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर्स को सस्ते दामों में दे देती है कि आप भैया 5 लाख के शेयर से आपको 50,000 में दे देंगे हम, या 1 लाख में दे देंगे, आप आगे 5 साल काम करो, ठीक है, उसके बाद इसको 5 लाख का बेच देना या 10 लाख का बेच देना. आज मार्केट में 5 लाख की कीमत है, फ्यूचर में 10 लाख का चला जाएगा, लेकिन आप हमें 1 लाख दे दो बस. तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, कंपनी का नाम ग्रो करने में, कंपनी का नाम ग्रो होगा, प्रॉफिट ग्रो होगा, तो उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, उनका फायदा होगा. समझ रहे हो? तो को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉयज को कंपनी के स्टॉक्स एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, लो प्राइस पे दिए जाते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉय फील करता है क्लास ओनरशिप जैसा, लगता है कि यार हाँ मैं यार ओनर हूं. यहाँ पे फीलिंग ऑफ ओनरशिप जो है वो क्रिएट होती है. ओके. अगला है कमीशन. सेल्स वालों को मिलता है, जितनी सेल्स करोगे उतना आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा. अगला है प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव. हायर प्रोडक्शन for higher wages for higher production. More wages offer for more productivity. It encourages employee to produce more and earning higher wages. तो productivity link with wage incentive का मतलब क्या? जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते चले जाओगे, उतना हायर रेट से आपको वेज मिलेगा. मतलब जो वर्कर हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हायर रेट से वेज हम लोग देंगे. अगला है रिटायरमेंट बेनिफिट. Several retirement benefits such as provident fund, pension fund, gratuity provide financial security. कंपनी में ना एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पे ना ग्रेचुइटी, पेंशन फंड, या फिर क्लास उसका जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ था, उस सब कुछ मिला के एक बहुत बड़ी रकम रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है. तो वर्कर मोटिवेट होता है, मैं रिटायर होने वाला हूँ, अच्छे से काम करूंगा, मुझे अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे. पर्क्विजिट्स बोलते हैं इसको. पर्क्विजिट्स का मतलब क्या? स्पेशल बेनिफिट लाइक कार अलाउंसेस, हाउसिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लीव ट्रैवल की भाई आप 4 दिन छुट्टी लो, है ना, साल भर में आप 20 दिन छुट्टी लो, घूमने जाओ, मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है. इससे क्लास वर्कर जो है मोटिवेट होता है, और जब वर्कर मोटिवेट होगा तो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा. सो दीज आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव. पेपर में आपको एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा पहचानो ये कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन से इंसेंटिव है, यानी फाइनेंशियल के अंदर भी ये कौन सा पार्ट है.
Non-monetary, non-financial, the incentives cannot be calculated in terms of money, but provide psychological and emotional satisfaction to the employees. These are more required for top level manager. देखो जो top level managers है ना क्लास, उनको ये ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको satisfaction चाहिए, mental peace चाहिए ना, उनको एक तरीके से इज्जत चाहिए। पैसा तो कमा लिया उन्होंने, तो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, ध्यान रखना, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत पड़ती है, बट जो अपर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसे स्टेटस, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज रिलेटेड जॉब, हायर स्टेटस, हायर रैंक मिलेगा ना, तो ऊपर वाले जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा मोटिवेट होंगे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि फ्यूचर में प्रमोशन हो सकता है, इसकी अपॉर्चुनिटी, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप अच्छे से काम करो और फ्यूचर में आपका प्रमोशन होगा, तो ऑब्वियसली आप काम अच्छे से ही करोगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज रिकग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉइज रिकग्निशन मतलब बहुत कॉमन है, जहां एम्प्लॉइज के ईगो को सेटिस्फाई किया जाता है, एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट किया जाता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और अप्रिशिएट अगर आप करोगे ना, तो एम्प्लॉइज का जो है बिहेवियर वो चेंज होगा और उसके साथ वालों का बिहेवियर भी चेंज होगा। जैसे कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉइज को गुड परफॉर्मेंस के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस है, सबके बीच में तालियां बजवा दी, अवार्ड सर्टिफिकेट दे दिया क्लास, उसको रिवॉर्ड कर दिया, उसको वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए, उसका नाम डिस्प्ले कर दे नोटिस बोर्ड पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटोस, टी शर्ट क्लास, उसको टी शर्ट दे दिया, या कोई कैप, जैसे ऑरेंज कैप आती है ना आईपीएल के अंदर देखते हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का क्लास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा नहीं दे रहे, लेकिन हाँ वो सबसे सुपीरियर, सबसे अलग फील कर रहा है खुद को। मेडल, शील्ड दे देना, वो सब इसके अंदर आएगा। अब बोलो शील्ड तो पैसे से आती है, शील्ड पैसे से आती है, लेकिन क्लास ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। मेडल पैसे से आता है, अवार्ड देना, कप देना, वो सब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। पैसा से भले ही आता है वो, लेकिन वो एक तरीके से पैसे नहीं दे रहे उनको, ये रेस्पेक्ट है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयर अवार्ड सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी की सारी चीजें। एक बार बताओ, वर्ल्ड कप जो है तो कोई भी खरीद लेगा, कितने का आता होगा जो वर्ल्ड कप है, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का, लेकिन उसकी जो वैल्यू वो कितनी है। एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, उसको एक मेडल मिला, जो फेल होगा वो मेडल खरीद के ला सकता है, बट क्या वो सुख मिलेगा उस मेडल से उसको? नहीं ना। तो वो जो फीलिंग आई ना उसको लेने से सबके बीच में एक सम्मान सहित, उसकी वैल्यू, वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। जॉब सिक्योरिटी, वर्कर को आपने सिक्योर कर दिया कि भैया ठीक है यार तुम्हारी जॉब सिक्योर है, तो भी वो अच्छे से काम करेगा, यार ठीक है अब मेरा काम पे फोकस करना है, जॉब तो मेरी सिक्योर है, मेरी जॉब नहीं जाएगी। हाँ, इसका एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट भी है कि सरकारी नौकरी जब किसी की लग जाती है तो काम अच्छे से नहीं करता, उसको लगता है मेरी कंपनी में जॉब तो जाएगी नहीं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज को ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करा, उसको बोलो कि भाई आप आ जाओ, हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे। गुड सजेशन अगर दे रहा है तो उसके सजेशन को वेलकम करो। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब अच्छा रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच, इट रेफर्स टू अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अ पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वेयर एज अ नेगेटिव अप्रोच मे स्पॉइल द क्लाइमेट। एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है अगर हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज के साथ, अगर वो अच्छा है तो वो भी क्लास एक तरीके का नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। जिस टाइप का काम चाहते हो उस टाइप का काम आपको मिल जाए। जॉब ऑटोनॉमी, जो तुम्हारा दिल करे काम का वो काम करो। चैलेंजिंग जॉब, एक ही काम करते करते बोर हो गए, आपको चैलेंजिंग जॉब दे रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी। यहां से भी वर्कर मोटिवेट होते हैं, उसे डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग जॉब देते हो, या फिर उसके मन पसंद का जो काम है वो उसको देते हो। दिस इज मोटिवेशन। अब पढ़ेंगे लीडरशिप, लीडरशिप के बाद फिर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मूविंग टू लीडरशिप, बेसिकली बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में किसी एक को एक लीडर बना दिया जाता है, जो उन सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, जो उन सबकी प्रॉब्लम्स को ऊपर तक एक ही आवाज में लेके जाएगा और ऊपर से आने वाले ऑर्डर को सबको पास करेगा। जो उन लोगों के हित के बारे में सोचेगा वो उनका लीडर होता है, उनका नेता होता है, राइट। तो leadership refers to the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group objective. He take care of his followers. Leader के अंडर जितने लोग होते हैं उनको बोलते हैं followers, right? Followers. तो leadership का process है जो influence करता है behavior of employee, ताकि वो सबके सब अच्छे से मेहनत तरीके से, अच्छे से मतलब मोटिवेट होके वो काम करें, गोल को अचीव करने में हेल्प करें। कीवर्ड्स क्या है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एफर्ट। आपको बोलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, जैसे उसमें मोटिवेशन था, इसमें लीडरशिप है। मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज टू वॉलंटरी परफॉर्म, जहां पे ये वर्ड आ जाए ना वॉलंटरीली, वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे एम्प्लॉय अपनी इच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे क्लास, उसको बोलेंगे लीडरशिप। एनसीईआरटी क्या कहता है?
Leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goal. Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relationship with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective. ये आपका क्लास लीडरशिप के एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, सेम यही डेफिनेशन लिख के आ जाएगी और आपको पहचानना होगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये मोटिवेशन नहीं है, लीडरशिप है। कुछ चीजें ध्यान रखना, वॉलंटरली है, और दूसरी चीज क्लास इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ पीपल, ओके, और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये चीजें ध्यान रखना। अब एंड मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट भी कर रहा है गोल को अचीव करने में, तो ऐसा मोटिवेट देख के मोटिवेशन मत समझ लेना इसको, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, यहां से केस स्टडी बनने के सबसे ज्यादा चांस है, एक केस स्टडी बन जाएगा। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, बट फिलहाल के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसको ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप कहलाते हैं। इसको डायग्राम भी याद रखना, डायग्राम भी पेपर में बनाना है आपको जब भी आएगा। तो यहाँ पे ये लीडर है, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, सॉरी, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो लीडर इनसे काम करवाता है, इनसे बोलता है देखो तुमको जो काम दिया चुपचाप करके दो, अपनी बुद्धि मत लगाना, काम सही से करके दोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, खराब काम करके दोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एडोल्फ हिटलर इसका क्लास एग्जाम्पल है, डिक्टेटर की तरह, यहाँ कोई सजेशन नहीं लेते, सिर्फ मैंने ऑर्डर पास किया है और तुम्हें पावर दे दी है, अब काम पूरा करके दो, तुम्हें खुद कोई डिसीजन लेना नहीं है, डिसीजन सारे मेरे हाथ में रहेंगे। दिस लीडर इज डॉगमेटिक, यानी कि डज नॉट क्लास चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जो मैंने बोला है चुपचाप वो करके दो, ये ना बड़ा बेकार है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको बोल दिया जो काम करा है वही काम करके तो अपनी बुद्धि मत चलाओ, काम करोगे ठीक, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। तो इसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। मुझे सबसे अच्छा लगता है डेमोक्रेटिक, जहां पे जो लीडर है ना, ये लीडर है सबसे मिलजुल के काम करता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना सबसे पूछ के मिलजुल के काम करता है, इसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज टू वे, ये टू वे है क्लास, यहाँ पे वर्कर का इनिशिएटिव लेवल भी हाई होता है, डिसीजन मेकिंग में वर्कर की पार्टिसिपेशन होता है फॉलोअर्स का लीडर के साथ, तो ये हाई होता है। कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट, डिसीजन जो है वो कंसल्ट करके लिया जाता है। ही विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में उनको इनकरेज करता है कि वो पार्टिसिपेट करो। यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये सारे डिसीजन खुद रखता है, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग यहाँ हो जाती है। अगला है फ्री रेन, इसको लेजर फेयर लीडरशिप या फ्री रेन लीडरशिप कहते हैं। यहाँ पे ना जो लीडर है वो अलग हट जाता है, इन पे इतना बिलीव करता है, इनकी कैपेबिलिटी पे, कहता है भैया आपस में काम करो, तुमको पावर दे दिया, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम पूरा करके दे दो, जब तक इमरजेंसी ना आए मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपना अलग बैठा हुआ हूँ। इसको बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉइज, नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर इन टेकिंग डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट, सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, तब तक वो पावर यूज नहीं करेगा जब तक कि जरूरी ना हो, इसको बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप। अब देखो ऑटोक्रेटिक को ऑथोरिटेटिव या बॉस सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं, समझा दिया क्लास मैंने। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, ही सेंट्रलाइज पावर हिमसेल्फ, सारा पावर अपने हाथ में रखता है, सारा डिसीजन खुद लेता है क्लास, बिना किसी की कंसल्टेंसी से, अपना पावर डेलीगेट नहीं करेगा, डिसीजन खुद लेगा, डिसीजन लेने का पावर खुद रखेगा। लीडर ऑर्डर देगा और उनसे बोलेगा भैया ऑर्डर अनक्वेश्चनिंगली, बिना कोई सवाल जवाब किए भैया ऑर्डर को पूरा करके दो, उनको रिवॉर्ड देता है और फिर क्लास पेनल्टी भी लगाएगा काम नहीं हुआ तो। फायदा क्या है इसका, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, पॉजिटिव है जब स्पीड आपको ज्यादा चाहिए, और मोटिवेशन मिलता है किसको, लीडर को। एम्प्लॉइज तो रोते रहते हैं, लीडर को मोटिवेशन मिलता है। घाटा क्या है क्लास, मोरल घट जाता है एम्प्लॉइज का यानी सबऑर्डिनेट का, सबऑर्डिनेट्स की सोचने समझने की, एक नया आइडिया लाने की शक्ति यहाँ पे खत्म हो जाती है, पोटेंशियल और क्रिएटिविटी सबऑर्डिनेट्स की कम हो जाती है, और सबऑर्डिनेट से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ये सूटेबल तब है ना जब कम नॉलेज हो सबऑर्डिनेट्स की काम की, तो एडोल्फ हिटलर की तरह इनको नॉलेज नहीं है तो भी अपना दिमाग मत चलाओ। सबसे मिलजुल के काम करता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक को ग्रुप सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं, ग्रुप सेंटर लीडरशिप है। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजन with the consultation and participation with employee, he delegate and decentralize the authority, leader follow the opinion of majority, leader ज्यादातर लोगों को ओपिनियन फॉलो करता है, he provide freedom of thinking, listen suggestion, ग्रीवियंस, उनकी शिकायतें सुनता है, सजेशन सुनता है, उनके ओपिनियन को सुनता है, मिलकर डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे फायदा क्या है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ की, और पॉजिटिव एक रिलेशनशिप लोगों के बीच में बनता है, तो लोग छोड़ के नहीं जाते। भाई अपने लीडर के साथ आपका अच्छा रिश्ता है तो क्यों छोड़ के जाओगे। डिसएडवांटेज क्या, समय बहुत लगता है, burden of responsibility, this type of leadership is suitable when goal of company is to increase job satisfaction। अगर goal job satisfaction है
एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे नारायण मूर्ति है तो इसको ये डिसएडवांटेज, सॉरी, ये मतलब कि सुइटेबल किसके लिए है, जहां पे वर्कर को सेटिस्फाई करना, कंपनी के मेंबर्स को सेटिस्फाई करना ही मेन गोल है, उनके लिए सुइटेबल है। ओके, फ्री रेन या लेजर्स फेयर लीडरशिप, दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन। भैया मैं हट गया, सारा काम तुम खुद करो, तुमको सारा पावर दे दिया ना, सारा का सारा पावर, जब तक एसेंशियल ना हो तब तक डिस्टर्ब मत करो। और ही सर्व ओनली एज अ कॉन्टैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन ये भी आता है क्लास केस स्टडी के अंदर, ही सर्व ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट। तुमको रिसोर्सेज मिल जाएगा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम इमरजेंसी में मेरे पास आना, अदरवाइज तुम काम करते रहो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फायदा क्या है क्लास, पॉजिटिव इफेक्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, स्कोप है डेवलपमेंट का, सबऑर्डिनेट सारा काम खुद करते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक घाटा है कि जो लीडर का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलता, और सबऑर्डिनेट कई बार अलग अलग दिशा में जाते हैं तो गोल भी अचीव नहीं होता। ओके, कम्युनिकेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। कम्युनिकेशन, मेरे मन में कोई आइडिया आया है, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं इसको ओरली बता सकता हूं, फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकता हूं, बॉडी लैंग्वेज की वजह से लिखित बता सकता हूं क्लास में आपको, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू मैं अपनी बात तुम तक पहुंचाऊंगा, बोल के, लिख के, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से ये अपनी बात इनको बता रहा है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यूनिश एंड विथ कॉमन, व्हिच कॉन्सिक्वेंटली implies common understanding. Communication is defined in different ways. Generally it is understood as a process of exchange of idea. Communication क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेरे पास कोई आइडिया है, व्यू है, फैक्ट है, फीलिंग है, मैं आप लोगों से, दो लोगों से या बहुत सारे लोगों के साथ उसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन के एक्सचेंज के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट है एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी का ही क्यों लिखवा है, क्योंकि आप अलग अलग बुक से ये प्रोसेस को अलग अलग तरीके से देख रहे होगे, लेकिन सीयूईटी में क्लास आ जाता है और आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही नंबर मिलेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो एनसीईआरटी में जो लिखा उसके हिसाब से नंबर मिलेगा, क्लियरली मेंशन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर आएगा सीयूईटी का। तो मैं चाहता हूँ 12th में ही वो सेम चीज़ आप डेवलप करो, इवन 12th का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, जब इंसान दो होते हैं तभी कम्युनिकेट हो पाएगा। मैं अपनी दिल की बात आपसे बताना चाहता हूँ, या मेरे मन में कोई बात है मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके मन में कोई बात है आप मेरे से बताना चाहते हो, तो यही तो है कम्युनिकेशन। तो दो लोग होते हैं इसके अंदर, जिसके मन में आइडिया आया है, जो उसको शेयर करना चाहता है वो हो गया सेंडर, और जिसको शेयर करना चाहता है वो हो गया रिसीवर। तो सेंडर के मन में जो आइडिया है उसको बोलते हैं मैसेज, इस मैसेज को यहां तक पहुंचाना है, लेकिन कोई और मैसेज को पढ़ना ले बीच में, इसलिए मैसेज को इनक्रिप्टेड किया जाता है, इनकोडिंग किया जाता है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना नया, तो आप देखना उसमें लिखा था मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि आपका मैसेज सीधे उस तक पहुंचेगा, बीच में कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा। सर बीच में कौन पढ़ता है, मैं तो आपको भेज रहा हूं तो आप तक ही तो पहुंचेगा, बीच में पढ़ सकती है क्लास। ऐसा सिस्टम जहां मैसेज बीच से निकाल दिया जाए, जैसे अपने दोस्त को बोल रहे हो आप कि यार मुझे शूज खरीदना है, बताना कोई बढ़िया शूज है कि नहीं, तो किसी ने उस मैसेज को पढ़ लिया, किसी बोट ने, और आपको गूगल पे वही शूज के रिकमेंडेशन आपको देने लगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लास इनकोडिंग, यानी कि मैसेज मतलब सॉरी मैसेज को ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो ताकि उसे कोई पढ़ ना पाए, फिर बाद में डिकोडिंग का मतलब उसको एक्चुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो ताकि रिसीवर तो कम से कम पढ़ ले, जो मतलब यहाँ से मैसेज जाएगा इनकोड होके इसको मिलेगा, तब वो क्लास डिकोड हो जाएगा। और वो इतनी फास्ट होता है ना, मिली सेकंड के अंदर, आपको पता ही नहीं चलता। आपने किसी को बोला हाय, तो हाई इनकोड होगा, फिर जिसको मिलेगा उसके पास वो डिकोड होगा और हाई मिल जाएगा। और बीच में कुछ ऐसे सिंबल टाइप के रहते होंगे, तुम देखना इस तरीके से कुछ ऐसा सिंबल अजीब अजीब सा सिंबल टाइप का बना रहेगा, तुम्हारा हाई ऐसे जाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा बीच में, और जिसको मिलना है उसको क्लास वो हाई लिख के आ जाएगा। तो इनकोडिंग मतलब मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मीडिया किस माध्यम से मैसेज को भेजोगे, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कॉल करके, चिट्ठी लिख के, कैसे, और फिर डिकोड होगा, फिर रिसीवर पहुंचेगा। अब जो मैसेज और मीडिया के बीच में ना एक नॉइज आता है, नॉइज का मतलब शोर, कॉल कर रहे हो, हॉर्न बज रहा है, पीछे से गाड़ियां निकल रही हैं, या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कॉल कर रहे हो या ईमेल भेज रहे हो, पहुंचे चिट्ठी चुर गई, तो नॉइज किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस जो मैसेज को रिसीवर तक समझने में, पहुंचने में दिक्कत क्रिएट करे। फिर जब रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा तो रिसीवर फीडबैक देगा, हाँ भैया मैं समझ गया, फीडबैक मिलते ही कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सेम चीज, कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी एंड होता है जब रिसीवर फीडबैक देता है। जब रिसीवर फीडबैक देगा तो समझ लो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा। ओके,
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब काम की बात हो रही हो, औपचारिकता की बात हो रही हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन हंसी मजाक गपशप टेंशन फ्री रिलीज की बात हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली दो लोगों के बीच में होता है जो ऑफिशियली कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, आइडिया मैसेज रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, लाइक टास्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, टारगेट क्या है, ऐसी बातें चल रही है ना, और आमतौर पे रिटन फॉर्मेट में होता है, लिखित होता है ना, प्रूफ होता है कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मल है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे क्लास वो ऑफिशियली अटैच नहीं है, मस्ती चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, गॉसिप चल रहा है, फ्रेंडली टॉक चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, स्टोरीज चल रही हैं, अदर देन ऑफिशियल मैटर विच गिव सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप किसी से फॉर्मली अटैच होते हो, धीरे धीरे क्लास आपको इनफॉर्मल भी रहना पड़ेगा ताकि क्लास एक अटैच मिल सके, सोशल सेटिस्फेक्शन मिल सके अंदर से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो जिगजैग मैनर में रहता है, इन्फॉर्मेशन कहीं भी पहुंच सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, इसमें स्केलर चेन फॉलो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल में किसी को भी इसे इसको मिला, इसने इसे बता दिया, उसने इसे बता दिया, उसने इसे, ऐसे कहीं भी जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा ऐसे इन्फॉर्मेशन जाता अंगूर के गुच्छे की तरह। इसीलिए नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा बोलते हैं कहीं भी। अच्छा, इनफॉर्मल क्लास, इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जनरली रेफर टू ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट ऑल डायरेक्शन, अटर अटर डिसरिगार्ड टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारे नीचे कौन है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी सही है, मस्ती चल रही है पूरी की पूरी। दिस इज कॉल्ड ग्रेप वाइन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब मैसेज ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे बॉस ने बोला इन लोगों को, इसने बोला इन लोगों को, टॉप ने मिडिल, मिडिल को लोअर, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब इनकी शिकायतें पहुंची इनके पास, इसने शिकायत करी इनको, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगला है हॉरिजॉन्टल, जहां पे सब लोग एक ही सबके पास एक ही लेवल ऑफ अथॉरिटी है। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर और ये क्लास मान लो एचआर मैनेजर है, तीनों आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, जहां पे जो क्लर्क है वो अपने बॉस से नहीं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के बॉस से बात कर रहा है ना। ये जो क्लास क्लर्क है अकाउंट डिपार्टमेंट का, वो सेल्स हेड से बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल। आप अपने बॉस से बात नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से अगर बात करते हो तो। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझ गए, थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं। आप तो समझ ही गए, पढ़ाई लिखाई की बात, काम काज की बात चले तो फॉर्मल, हंसी मजाक गपशप मस्ती चल रही है तो इनफॉर्मल। तो मीनिंग का मतलब क्या है, जहां पे दो लोग ऑफिशियली अटैच है। यहाँ क्लास वो ऑफिशियल अटैच नहीं है। नेचर की बात करें, रिजिड है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज को चेंज नहीं किया जाता, रिजिड है, जिद है, यही है तो यही है, चेंज नहीं करोगे। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है भाई, फॉर्मल में सारा रिटर्न में होता है, क्या चेंज करोगे, कुछ नहीं। लेकिन इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबल है, आप चेंज नहीं, आप चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैसेज को बदल सकते हो जैसे भी। ये ओरल रिटर्न कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, ओरल होता है, और इसको प्रेफर किया जाता है क्लास रिटर्न। यहाँ स्केलर चेन फॉलो होता है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो नहीं होगा। ये कंपनी की नीड है, ये इंडिविजुअल की नीड है। कंपनी की नीड है फॉर्मली बातचीत हो, इंसानों की जो नीड है वो है इनफॉर्मली बातचीत हो, हंसी मजाक हो। पर्पस क्या है, कंपनी का गोल अचीव करना, यहाँ पे एक एक लोगों को इंडिविजुअली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना। इट इज फिक्स टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज का पता रहता है कहाँ से आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि मैसेज कहाँ से आया है, क्या ऑथेंटिसिटी है। इनफॉर्मल में क्लास अफवाहें फैलती हैं, यहाँ पे क्लास फिक्स नहीं है कि आप आप कहाँ से आया है मैसेज पता नहीं कर सकते, किसने किसको झूठ बोला, अफवाहें फैला दी, कुछ नहीं पता। ये इंसान कुछ कहना चाह रहा है, ये इंसान उसको सुन नहीं पा रहा, दिस इज कॉल्ड बैरियर, यही है बैरियर। और ये 4 अलग अलग टाइप के बैरियर जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी आपको। मैंने अपनी बात जिस सेंस में कहा, आपने मेरी बात को उस सेंस में लिया ही नहीं, आपने मेरी बात को गलत सेंस में ले लिया, दिस इज कॉल्ड बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं जिस चीज को जिस सेंस में कह रहा हूं आप उस चीज को उसी सेंस में ले रहे हो, तो इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपने उस सेंस में नहीं लिया, सेंस कुछ और हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड क्लास बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट वन सेंट टू अनदर टू कन्वे हिज आइडिया
आइडिया, थॉट्स एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप नहीं समझ पा रहे हो उसको तो बैरियर है। बैरियर चार टाइप का होता है, चारों पढ़ेंगे, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। इनसे किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बैरियर हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। ओके, सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? मैसेज को जैसा दिया गया, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, आपने उसको उस वे में नहीं समझा, डिफरेंट तरीके से अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट किया, जिसका कारण क्या है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। कई बार आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं रहती, गलत वर्ड का यूज कर देते हो। मूवीज में आपने देखा होगा कई बार, या कोई टीचर ऐसे होंगे स्कूल में जिनकी वोकैबुलरी अलग है, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तमिल हैं, साउथ की तरफ से हैं, तो उनका जो टोन है थोड़ा अलग है, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करते, तो कई बार फनी लगता है कोई कोई चीज, है कि नहीं? तो ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, तो उसको बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, कई बार सेम चीज, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, है ना? तो सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, आपने गलत वर्ड यूज कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्लास बैरियर आता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो इंसान आपके मैसेज को ट्रांसलेट करके बता रहा है वो ट्रांसलेटर ही गलत ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा था कि कोई मान लो कोरिया का बिजनेसमैन है, वो इंडिया में आ रहा है ना? वो इंडिया में आके लेक्चर दे रहा है अपनी कंपनी के मेंबर्स को, लोगों को, ट्रांसलेट वो अपने कोरियन भाषा में बोल रहा है और ट्रांसलेटर सही से ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो जो समझने वाले लोग हैं उस मैसेज को गलत समझेंगे। टेक्निकल जार्गन, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं ना जो हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग जानते हैं, वो टेक्निकल वर्ड है। आप टेक्निकल वर्ड यूज में, डॉक्टर के कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो आम आदमी नहीं समझ पाएगा, है ना? और कॉमर्स में ही देख लो, से ईबीआईटी हो गया, आरओआई हो गया, कमोडिटी हो गया, यूटिलिटी हो गया, है ना? तो अब ये सब चीज हर कोई नहीं समझ पाएगा, आप यूज करोगे तो कोई समझेगा ही नहीं। तो टेक्निकली वर्ड यूज मत करो, सीधा साधा वर्ड यूज करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो आपसे, आपकी कम्युनिकेशन से मैच ही नहीं कर रहा, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन से मैच करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत बड़ा, तो मेरा हाथ ऐसे खुले, बहुत बड़ा। मैं बोलूं बहुत बड़ा, तो आपको कैसा लगेगा? हंसी आई कि नहीं आई आपको? कि बहुत बड़ा, तो आपको लगेगा यार ये कोई बहुत बड़ा थोड़ी है। समझ रहे हो बात को? मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो समझ रहे हो? तो जो मैं बोल रहा हूं ना वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। मैं जोक मार रहा हूं तो एक हंसी मजाक चेहरा होना चाहिए, एकदम सीरियस रह के ऐसे जोक मारूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा हंसना है क्या करना है। अनक्लैरिफाइड जम्पशन, कई बार वर्कर जो है ना अपने मन से कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये होने वाला, अच्छा ऐसा होने वाला है, तो अगर आप पहले से कुछ अज्यूम कर लोगे ना तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, वो जो बात बोल रहा है वो नहीं समझ आएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, स्टेट ऑफ माइंड, आपके दिमाग की अवस्था क्या है। डरा हुआ इंसान है तो आप उससे उसके से बात नहीं कर सकते, वो आपसे बता नहीं पाएगा। अगर वो देखते ना हॉरर मूवी के अंदर, हीरोइन हीरोइन डरी हुई होती तो अपनी बात ही नहीं कर पाती हीरो से। ज्यादा खुश है, खिलाड़ी देखते हो ना, कैच पकड़ लिया, कैच बॉल लेके भाग रहा है, उस टाइम उससे कोई कुछ बात करेगा ना, या फिर एम्पायर ने मान लो नो बॉल दे दिया, उसको सुनाई नहीं देगा, वो भाग के सेलिब्रेट कर लेगा, फिर समझ आएगा अच्छा यार ये तो नो बॉल थी। तो यही है कि अगर भैया आप मेंटल स्टेट आपका फिक्स नहीं है, बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, बहुत डरे हुए हो, तो भैया आपसे कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेट करेंगे तो बैरियर आएगा, रुकावट आएगी। जैसे इसका पहला एग्जांपल है प्री मैच्योर इवोल्यूशन, मैसेज को पूरा करने से पहले आप शांत हो गए, ठीक है सर समझ गए, अरे भैया पहले पूरा बोलने तो दो, आपने पहले ही बोल दिया हम समझ गए, तो क्या पता क्लास में कुछ और बोलने वाला और गलती हो जाए, बैरियर आ जाए। लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान से सुना ही नहीं, भैया अगर आपको कंप्लीट अटेंशन नहीं दोगे तो भी मैसेज में क्लास गलत हो सकता है कि गलत सुन लो आप। लैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेशन, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, जब इंफॉर्मेशन ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, तो क्या पता इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाए और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचे ही ना। सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज रिजल्ट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, दिस इज मोर सो ऑन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तब होता है ये ओरल कम्युनिकेशन है, मान लो मुझे किसी ने कोई काम दिया, मैंने वो तुमको बताया, तुमने वो किसी और को बताया ओरली, तो क्या पता क्लास ऐसा हो सकता है कि जो काम दिया था एंड तक वो कुछ और हुआ। आपने ऐसा गेम भी खेला होगा ना बचपन में, जहाँ 10 लोग बैठते हैं, एक ही कान में एक बात बोलता है, दूसरा उसी कान में बोलता है, तो लास्ट तक वो बात अलग हो जाती है जो शुरू में बोली गई होती थी। इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन, जब इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास जाता है ओरल में, लेकिन रिटर्न में जाएगा तो सेम रहेगा, तो ये ओरल कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जिससे कम्युनिकेट हो रहा है, अगर उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा, और अगर मुझे तुम पे भरोसा नहीं है ना तो मैं तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट, टफ कॉन्सेप्ट समझा भी नहीं पाऊंगा। क्लास में ऐसा होता है ना कई बार आपके साथ, अगर आप एक कमजोर बच्चे हो और आप गलती से मैथ्स और अकाउंट्स में टफ क्वेश्चन पूछने चले गए टीचर से, तो टीचर आपको फॉर्मेलिटी करके बता देता है बस। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, मतलब उस पर आप पे भरोसा नहीं है, और फिर वो चीज सच में आपको समझ नहीं आती है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास डिस्ट्रस्ट का।
कंपनी का खुद की प्रॉब्लम है, कंपनी का पॉलिसी ऐसा है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनका स्टेटस औधा ऊपर है वो बात नहीं करते नीचे वालों से। कंपनी में क्लास बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि कंपनी में जब इंफॉर्मेशन कई लोगों के पास होती है तो इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर हो जाती है, बड़ा उलझा हुआ है। अब कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो ऐसे है ही नहीं कि फ्रीली आप किसी से बात कर सको। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। कंपनी की खुद की प्रॉब्लम है, आप किसी से मीटिंग करने जाओ, बॉस से बात करने जाओ, प्रॉपर कम्युनिकेशन का वे नहीं है तो बैरियर तो आएगा ही आएगा। आज आप यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम फेस करो, आप कॉल सेंटर पे पूछ नहीं सकते यूट्यूब पे, वहाँ पे FAQs बने हुए हैं, आप उनसे ही बात करो, उनको देख के समझो। तो कई बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट है आपकी खुद की दिक्कत है ना, पर्सनल बैरियर। आप में ना खुद में ही कुछ प्रॉब्लम है, और जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप बात ही नहीं करना चाहते, मान लो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स सबऑर्डिनेट मे नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट, बात ही नहीं करना चाहता, या सुपीरियर बात ही नहीं करना चाहता, मेरे बारे में बात ही नहीं हो रही है, मेरे उससे बात ही नहीं हो, तो मैं क्या करूं। तो जब आप सुनना ही नहीं चाहते, कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, तो बैरियर तो आएगा ही, फिर जो इंसान बोल रहा है आप सुन के समझ ही नहीं पाओगे इसको। तो पर्सनल बैरियर के अंदर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। इफ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट, दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस। अगर मुझे पता है कि तुम क्या ही सलाह दोगे मुझे और तुम कुछ बोल रहे हो, मैं तुमसे मान लो मैंने क्लास में पूछा, क्लास में टीचर ने पूछा भाई मुझे कोई सलाह दो, इस चीज को कैसे कर सकते हैं। अब एक गधा बच्चा जो बिल्कुल गधा है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ता है, बदतमीजी करता है, घूमता फिरता रहता है, अब उसको वो खड़ा होकर बताने लगे तो क्या टीचर सुनेगा उसकी बात को? बस वो बोल देगा सुनेगा, लेकिन कुछ नहीं, कान में कुछ जाएगा नहीं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है आपको सबऑर्डिनेट्स पे, तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, भले उसने कुछ अच्छा आइडिया दे दिया हो। अब कोई अगर कोई एक सजेशन दे रहा है तो क्लास उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। अगर आप इंसेंटिव नहीं दोगे ना तो अपने दिल से कोई सजेशन आपको नहीं देगा। ये पर्सनल बैरियर के अंदर आता है। फियर ऑफ अथॉरिटी, अगर सुपीरियर को ऐसा लगता है कि इस कम्युनिकेशन से मेरी अथॉरिटी खराब हो सकती है, ही और शी में विद होल्ड एंड सप्रेस सच कम्युनिकेशन। लाइक कोई बच्चा है जो बदतमीजी से बात करता है ना, तो टीचर उससे बात ही नहीं करेगा, उसको बताएगा ही नहीं होमवर्क, उससे कुछ बात ही नहीं करेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब आपको लगता है कि यार आपकी अथॉरिटी खराब हो सकती है, आपकी अथॉरिटी पे बात आ सकती है, आपकी पावर जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, तो आप बात ही नहीं करते, छोड़ो जाने दो। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अथॉरिटी। तो दीज फोर आर द पर्सनल बैरियर्स। ओके, अब इम्प्रूव कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। क्लास कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप आगे चल के कंपनियों में काम करोगे ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम जरूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कैमरे के आगे खड़े होकर बात करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो हजारों लाखों लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कोई उनकी बात को गलत मतलब ना ले ले अपनी सोच के अकॉर्डिंग, तो उन्हें समझ समझ के बोलना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कि जो भी आइडिया आपके मन में है उसे क्लैरिफाई कर लो। पहले क्लैरिफाई कर लो कि यार तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बात को कोई और कुछ और मीनिंग निकाल ले। तो आइडिया को क्लैरिफाई करो। द मैसेज कैन बी कन्वे प्रॉपरली ओनली इफ इट इज क्लियरली फॉर्मुलेटेड। अच्छे से क्लास बनाओ कि क्या बात करना चाहते हो और अच्छे से बोलो। जो बंदे तुम्हारी बात को सुन रहे हैं ना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो, तभी सुनेंगे वो। वेन एवर वी कम्युनिकेट वी मस्ट कीप इन माइंड द नीड ऑफ द रिसीवर। तो जिसको मैं बोल रहा हूं, जो रिसीवर है पर्सन, उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्लास आपने कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने से पहले आपको दूसरों से कंसल्ट जरूर करना है। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। Before communicating the messages, it is advisable to consult others. Effective communication is the responsibility of all person in the organization, as all have to work towards common goal. भाई सीधी सी बात है, आप दूसरों से ना कम्युनिकेट कंसल्ट जरूर कर लो कि अच्छा आज मैं ये बात करने वाला हूँ, तो बेहतर रहेगा। अगर आपने कंसल्ट नहीं किया तो हो सकता है कि, जरूरी नहीं कि मैसेज में बैरियर ही आएगा कम्युनिकेशन में, हो सकता है, बट अच्छा तरीका यही है प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, प्रॉपर कंटेंट का आप यूज करो। मतलब लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, टोन आपका सही होना चाहिए ना, जिस टोन से, बहुत लो आवाज में, बहुत तेज आवाज में नहीं, प्रॉपर टोन, ताकि आपको लगे हाँ यार ये चुभ नहीं रहा और ये कमी भी नहीं है। सिंबल वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज करो, और फीडबैक जरूर लो। यानी कि आपने जो कम्युनिकेट किया ना उससे फीडबैक लो कि अच्छा समझ गए ना, यही समझे ना, कल सुबह आना है ना 9 बजे, कल संडे है, संडे को सुबह 9 बजे आना है ना, कल संडे छुट्टी होती है वैसे तो संडे को, बट कल संडे की छुट्टी नहीं है, मतलब इस बार संडे छुट्टी नहीं, कल तो 9 बजे आ जाना। तो जब मैं बच्चों से इतनी बात करूंगा ना, वो कल कभी ये बहाना नहीं मार पाएगा कि मैं क्यों नहीं आ पाया, छुट्टी होती है संडे को इसलिए नहीं आ पाया, या सुबह की 9 की जगह रात को 9 बजे आ गया। तो मैं सोच समझ के बोलूंगा भैया सुबह सुबह उठ के नहा धो के 9 बजे सुबह आ जाना, तो वो समझ जाएगा हाँ सुबह का बुलाया जा रहा है। तो आसपास की चीजें भी बोल दो आप,
कम्युनिकेशन के लिए, ताकि इंसान गलती कुछ गलत ना समझ ले। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या होगा, उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा, ये भी आप बता दो। बी ए गुड लिसनर, ये बहुत जरूरी है। इंसान हमेशा बोलने की सोचता है, अब सुनने की सोचो। बी ए गुड लिसनर। अगर मैं एक टीचर हूँ, कोई बच्चा मेरे को डाउट पूछ रहा है आके, तो पहले मुझे शांति से उसके डाउट को पूरा सुनना चाहिए। उसी तरीके से जब कोई टीचर आपको कोई बात बता रहा है, अगर कोई टीचर है, ठीक है, वो आपको कोई चीज बता रहा है कि भाई ये इस तरीके से किया जाता है, या आपने कोई क्वेश्चन उससे पूछा, वो आपको समझा रहा है, तो आपने कान खोल के अच्छे से पहले पूरा सुनना है, मुंह बंद करके, बिना सोचे पूरा सुनो और फिर रिस्पॉन्ड करो। तो बी गुड लिसनर। ओपन माइंडेड, ओपन माइंड मतलब द पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड, मतलब रेडी टू कंसिडर न्यू आइडियाज। ओपन माइंड का मतलब क्या है कि अगर कोई आपको नया आइडिया दे रहा है, कोई नया व्यू दे रहा है, तो आप उसको सुनने के लिए रेडी रहो, तत्पर रहो। ये नहीं कि यार नई नई चीजें सुनना ही नहीं चाहते, यार एटलीस्ट सुनो तो सही वो क्या कह रहा है ना। ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो दीज आर द क्लास पॉइंट्स जिससे हम लोग कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने पूरा का पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर अच्छे से खत्म कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे अच्छे से लर्न करके आओ। कहीं कोई डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। यार प्लीज़ डेली बेसिस पे मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो। आप देख के जाते हो, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज टिल एग्जाम तक तो कम से कम स्किप ना हो। ठीक है, याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।